गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। बट ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म होने वाला है और राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे और बट इसी दौरान आज 28 सितंबर को यूपी नीट के राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। बट जिस समय रिजल्ट पब्लिश किया गया उससे कई घंटे पहले यूपी डीजीएमई ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में बेटा वो सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं, बताई गई हैं जो कि राउंड 2 की काउंसलिंग से रिलेटेड है। राउंड 2 की काउंसलिंग में एक बार अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो क्या क्या रूल लगेंगे, कैसे आपको काउंसलिंग के अगले स्टेप तक बढ़ना है, कैसे राउंड 1 के कॉलेज को छोड़ करके राउंड 2 के कॉलेज को लेना है अगर आप अपग्रेड हुए हैं, इस तरह के सभी क्वेश्चन का आंसर इस नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। 28 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन है। यूपी नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस 2024 के अंतर्गत द्वितीय चक्र यानी राउंड 2 की ऑनलाइन काउंसलिंग से आवंटित यानी अलॉटेड, पुनरावंटित यानी रीअलॉटेड यानी कि आप कह सकते हैं अपग्रेडेड अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको या तो सीट अलॉट हुई है या अपग्रेडेशन के बाद उनको नई सीट अलॉट हुई है, तो क्या नियम है जरा सा देखिएगा। पहला पॉइंट, यूपी नीट यूजी 2024 के द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित तथा पुनरावंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30 सितंबर, 1 अक्टूबर एवं 3 से 5 अक्टूबर के मध्य पूर्ण की जाएगी। यानी जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है या अपग्रेडेशन मिला है उन लोगों को बेटे कितने दिन का टाइम है कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का। पहला है 30 सितंबर, आज 28 है, कल 29 संडे है, कल नहीं जाना है, आपको 30 तारीख मंडे को जाना है। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उस दिन आपको नहीं जाना है। फिर 3, 4 और 5 इन 3 तारीख में जाना है। तो टोटल 5 डेज आपको मिल रहे हैं। इन दिनों में जाकर के सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जिनको सीधे राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है वो तो सीधे कॉलेज में चले जाएंगे। क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, कितना अमाउंट का ड्राफ्ट ले जाना, ये सब एंड में बात करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए बेटा यह हिदायत है जिनका अपग्रेडेशन हुआ है, यानी राउंड 1 की सीट जो है वो अपग्रेड होकर राउंड 2 में कोई नई सीट मिल गई है, तो बेटे आपको क्या करना है, आप राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई थी उस कॉलेज में जाइए। सबसे पहले आपने जब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा किए थे तो उन्होंने एक रेसिप्ट दी होगी, उस ओरिजिनल रेसिप्ट को ले जाइएगा, उनको डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। इस साथ ही साथ बेटा अलॉटमेंट लेटर जो आपका राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है उसको डाउनलोड करिएगा और पुराने मेडिकल कॉलेज में वो अलॉटमेंट लेटर दीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लीजिएगा और उसके बाद आप नए कॉलेज में जाएंगे और एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हिदायत दी है बेटा, जिसका अपग्रेडेशन हुआ है बेटा उन विद्यार्थियों को ज्यादा काम करना है। एक तो पहले राउंड की सीट को जाके रिजाइन करके वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे और नए कॉलेज में देंगे। फिर ये फीस कैसे एडजस्ट होगी, ये सारी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। आइएगा, राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित तथा पुनरावंटित यानी अलॉटेड या अपग्रेडेड अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित राजकीय स्वशासी मेडिकल डेंटल कॉलेज विश्वविद्यालय संस्थानों में पूर्ण की जाएगी। मतलब आपका एडमिशन बेटा किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज में हुआ है, तो सारी की सारी एडमिशन की प्रक्रिया आपको उस कॉलेज में जाके करनी है। करेक्ट, कॉलेज आपको अलॉट हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे बीडीएस है, चाहे एमबीबीएस है, आप कॉलेज में जाकर के पूरी एडमिशन की प्रक्रिया करेंगे। करेक्ट, निजी क्षेत्र के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में आवंटन यानी अलॉटमेंट, पुनरावंटन यानी अपग्रेडेशन के बाद प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेंटर पर पूर्ण की जाएगी। तो आपको नोडल सेंटर पे जाकर के प्राइवेट के केस में सारी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। नोडल सेंटर क्या होगा बेटा, देखिए जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो उस पर लिखा होगा और प्राइवेट के केस में नोडल सेंटर भी वहां पर मेंशन होगा। आप उसी नोडल सेंटर पे जाइएगा जो आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिखा है वहां पर मार्क किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। ठीक है, आवंटन पत्र पर प्रवेश हेतु कॉलेज तथा नोडल सेंटर के नाम अंकित होंगे। जो बात मैंने अभी बता दिया कि जो आवंटन पत्र है, अलॉटमेंट लेटर है, उस पे आपका कॉलेज और नोडल सेंटर का नाम लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, सभी आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का कॉलेज या नोडल सेंटर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराए जाने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जब आप कॉलेज जाएंगे या नोडल सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है नियमों के अनुसार। वो मेडिकल बोर्ड आपकी मेडिकल टेस्टिंग करेगा, मेडिकल चेकअप करेगा, उसके बाद ही आपके एडमिशन को इंश्योर किया जाएगा।
आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कॉलेज या नोडल सेंटर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। वही पॉइंट जो मैंने बताया है कि कॉलेज में या नोडल सेंटर पर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा और ये मस्ट है बेटा, इट इज मैंडेटरी, अनिवार्य। बचिएगा नहीं कि आप सोचे हम बच के निकल जाए तो बेमतलब में एडमिशन आपका फंस सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नीट यूजी की प्रथम चक्र की काउंसलिंग से सीट आवंटित हुई हो तथा प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई हो, तदोपरांत द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पूर्व में प्रवेशित कॉलेज या सीट की चॉइस फिल कर दी गई है, उन्हें दिनांक 28/9/2024 द्वारा घोषित परिणाम में पुनः उसी सीट पर आवंटन प्राप्त हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पुनः संबंधित कॉलेज के नामित नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको राउंड 1 में एक सीट अलॉट हो गई थी, आपने राउंड 2 में एप्लीकेशन के लिए डाला, गलती से आपने चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को भी भर दिया जो कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हो चुका था, तो हो सकता है कि आपकी रैंक ऐसी हो कि राउंड 2 में दोबारा वही कॉलेज अलॉट हो गया हो। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि राउंड 1 में जो कॉलेज था वही कॉलेज राउंड 2 में री अलॉट हो गया है क्योंकि आपने एप्लीकेशन में उस कॉलेज को चॉइस में भर दिया था, तो आप ये मत समझिएगा कि राउंड 1 में जा करके हमने वहां पर एडमिशन ले लिया था तो अब वो एडमिशन पक्का है। नहीं, आपको दोबारा उसी कॉलेज पर, उसी नोडल सेंटर पर फिर से जाना है और फिर से एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। गलती से आपने राउंड 1 में की गई प्रक्रिया को ही वैलिड माना और नहीं गए तो आपका एडमिशन निरस्त माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रवेश के समय बेटा इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी मूल रूप में, यानी ओरिजिनल फॉर्म में पड़ेगी। पहला, यूपी नीट यूजी 2024 का आवंटन पत्र, जो आपको कॉलेज आज अलॉट हुआ है, आवंटित हुआ है, उसका अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे, वो ले जाएंगे। दूसरा, नीट यूजी 2024 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड था, जो जब आपने नीट का एग्जाम दिया था, और साथ ही साथ मार्क्स जो आपने डाउनलोड की थी, तो आपको वो स्कोर कार्ड और जो एडमिट कार्ड नीट 2024 का था वो लेकर के जाना है। तो 3 चीजें हो गई, एक तो अलॉटमेंट लेटर, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा स्कोर कार्ड, मार्कशीट जो नीट के स्कोर की है। 3 डॉक्यूमेंट यहां तक हो गए। यहाँ एक डॉक्यूमेंट था, यहाँ पर बेटा 1+1 2 डॉक्यूमेंट थे। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हाई स्कूल का एक तो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, इसी तरह से इंटर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, तो 2 2 4 ये हो गए, तो 4 और 2 6 7 डॉक्यूमेंट हो गए, गिन के ले जाइएगा। आरक्षण से संबंधित श्रेणी या उप श्रेणी प्रमाण पत्र, आप कोई आरक्षण क्लेम कर रहे हैं, वो चाहे SC ST EWS OBC हो या फिर सब कैटेगरी जैसे PH एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा, तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना है, तो एक और डॉक्यूमेंट हो गया। तो देखिएगा 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, बाद में जोड़ते हैं कितने हुए। डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार, आपको अगर डोमिसाइल का प्रमाण पत्र लगाना है, वो आप कंडीशन जानते हैं, आपने यूपी से 10th किया है, 12th किया है, तो आप यूपी के निवासी हैं। लेकिन अगर आपने 10th एंड 12th यूपी से नहीं किया है, मान लीजिए आप यूपी के मूल निवासी हैं, लेकिन बाई चांस आपने 10th या फिर 12th या दोनों एग्जाम, यानी या तो 10th या फिर 12th या फिर दोनों एग्जाम बाई चांस कहीं बाहर के दूसरे स्टेट से किया है, आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ इसलिए किया है, लेकिन आप मूलतः यूपी के निवासी हैं, तो भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइएगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 10वां यानी 10th एंड 12वां यूपी के ही किसी कॉलेज से किया है, यूपी के कॉलेज मतलब यूपी बोर्ड के कॉलेज नहीं, मतलब आप यूपी में किसी जिले में शहर में रहते हैं और वहीं पे सिचुएटेड किसी CBSE ISC यूपी बोर्ड किसी भी कॉलेज से किया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित था, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तरह मान लिया जाएगा, ठीक है। पहचान पत्र, इसके लिए आप आधार ले जाए, ना आधार हो तो पैन कार्ड ले जाए, वो भी ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाए, या पासपोर्ट हो तो वो ले जाए, ज्यादातर लोग आधार ले जाते हैं, वो सबके पास होगा भी, करेक्ट। तो एक डॉक्यूमेंट ये हो गया, तो कितने डॉक्यूमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिलहाल 9 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, करेक्ट। इसके अलावा फीस के लिए जो ड्राफ्ट वगैरह वो अलग है, सब ओरिजिनल फॉर्म में जाएंगे, फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा, 2 कॉपी सबकी करा के रखिए, फ्रॉम द सेम पर्सन 4 कॉपी करा के रख लीजिए, ठीक है। कुछ फोटोग्राफ्स भी जाते हैं बेटे, इसमें नहीं लिखा है फोटोग्राफ, आप 15-20 फोटोग्राफ बढ़िया लेटेस्ट बना लीजिए, अगर हो सके तो नीट के जो प्रवेश पत्र में फोटोग्राफ था उसी की कॉपी ले जाइए,
तो आपको अतिरिक्त फोटोग्राफ ले जाने हैं, वो वही हो जो प्रवेश पत्र में है तो बेहतर होगा। बिल्कुल ही ना हो तो दूसरा खिंचा लो, लेकिन अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर मतलब प्रवेश पत्र में फोटो जैसी थी, अब आपने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, उसको फोटो खींच लिया तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2024 अथवा उसके पश्चात का ही मान्य होगा। ये आपको बार बार बताया गया है कि 2024 का नीट अगर दे रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का ही होना चाहिए। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जो बेटा पोस्ट है, पद है, उन पर अगर आप नियुक्ति लेने जाते हैं, उसमें एडमिशन या वहां पर नियुक्ति के लिए जाते हैं, तो जो प्रमाण पत्र आप वहां भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के लिए आरक्षण के प्रस्तुत करते हैं वो यहाँ नहीं मान्य होंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर के ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं चलेगा, क्योंकि जाति जो है बेटा वो पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, ये हर स्टेट में अलग है। भारत सरकार जो केंद्र सरकार जो बेटा आरक्षण देती है उसमें अलग अलग जातियां हो सकती हैं, तो इसलिए आपका प्रदेश का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होगा। तो भैया देख लो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है, इसका जो सर्टिफिकेट है, जो यूपी सरकार का जो फॉर्मेट है उसी पे बना होना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार के ही जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा वो बनाया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी जो पीडब्ल्यूडी या पीएच सर्टिफिकेट है, मेडिकल काउंसिल कमेटी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केंद्रों से निर्गत रूप पर ही मान्य होगा। अगर आप बेटा पीएच या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो जो बेटा मेडिकल काउंसिल कमेटी डीजीएचएस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली के द्वारा जो निर्धारित निर्देश हैं उनके अनुसार ही वो बनाया जाना चाहिए, उसी प्रारूप में होना चाहिए। आप इसका डिटेल चाहते हैं तो जो बेटा यूपी नीट वाला ब्रोशर है उसमें जाके देखिए, सारा का सारा वहां पर उन्होंने फॉर्मेट वगैरह दे रखा है, करेक्ट। नेक्स्ट, शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल या डेंटल कॉलेजों के फी स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट, ये जो बेटा विभाग की वेबसाइट है या ये जो वेबसाइट है पर उपलब्ध है। यानी आप ये जो नया सेशन बेटा आपका स्टार्ट हो रहा है 2024-25 का, इसमें बेटे निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस या डेंटल कॉलेज जो है उनकी फीस भी बेटा डीजीएमई की वेबसाइट या upneet.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से चेक कर लें, फीस को देख लें और वही फीस आप जाके वहां पर नोडल सेंटर पर पे करेंगे। रिट याचिका संख्या 10 जिसमें अनएडेड मेडिकल कॉलेज तथा अलाइड साइंसेज वेलफेयर एसोसिएशन तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक केस दायर किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच ने कोई निर्णय दिया था, जो निर्णय बेटा 17 अगस्त 2024 को आया था। इसके क्रम में निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक यानी वो इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी नहीं है, नॉन माइनॉरिटी है, मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क सत्र 2024-25 में प्रवेश के समय प्रोविजनल रूप से देय होगा। संबंधित शासनादेश संख्या 10-2/2023 विभागीय वेबसाइट ये पर उपलब्ध है, इसकी छायाप्रति संलग्न है। ये बेटा एक केस जो है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के वेलफेयर एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में हुआ था। इस केस का इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसके लखनऊ खंडपीठ में चला था। उसमें निर्णय लिया गया था कि 2024-25 में जो फीस होगी वो वही होगी जो 2023-24 में ली गई थी। निजी क्षेत्र के कॉलेजों के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सीटीएस बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश यानी डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश
पेबल एट लखनऊ के पक्ष में निर्गत किया गया हो नोडल सेंटर पर जमा किया जाना आवश्यक है। आपको बेटा अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वहां की जो फीस है वो आप उनकी वेबसाइट पे देख लें। प्रॉब्लम हो बेटे तो उनके हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछ लें, या फिर आप कॉलेज में जाइए और उनके वहां जो उनके कर्मचारी बैठे उनसे पूछ लीजिए, और फिर जाके आप एक बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे, सीटीसी बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे, जो कि बेटा डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी के नाम पर बनेगा। बेटा उस पर नाम ये लिखा होगा, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, और फिर लिखोगे पेबल एट लखनऊ, और फिर आप ये ले जाएंगे तो नोडल सेंटर पर जब बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल ले जाएंगे जो मैंने पहले बताया, तो ये फीस भी ले जाएंगे। प्रथम चक्र से प्रवेशित कॉलेज एवं द्वितीय चक्र में पुनरावंटन के पश्चात आवंटित कॉलेज के शिक्षण शुल्क में यदि किसी प्रकार की भिन्नता अर्थात शिक्षण शुल्क कम होता है तो अधिक जमा किए गए शिक्षण शुल्क की धनराशि आवंटित कॉलेज को प्रेषित कर दी जाएगी, जो कॉलेज द्वारा कॉलेज के हॉस्टल या सिक्योरिटी शुल्क में समायोजित कर ली जाएगी, तथा यदि कॉलेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता है तो अंतर की धनराशि डिफरेंस अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेंटर पर जमा करना होगा। आपको बेटा राउंड 1 में एक सीट अलॉट हुई थी, राउंड 2 में अपग्रेडेशन हुआ, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हुआ हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ हो। अगर पहले राउंड में अलॉटेड कॉलेज और दूसरे राउंड में अलॉटेड कॉलेज में फीस में कोई अंतर है, अंतर दो तरह का हो सकता है पहले कॉलेज में यानी राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ उसकी फीस ज्यादा थी, राउंड 2 वाले कॉलेज में फीस कम है, तो बेटा ये जो डिफरेंस है तो अथॉरिटी वो खुद ही वो ट्रांसफर कर देगी। मतलब आपको करना क्या, आप राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज जाइए, अपना जो रेसिप्ट थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने की वो ले जाइए, फीस रेसिप्ट जमा की थी वो ले जाइए, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देंगे। फीस रेसिप्ट जो आपकी थी आपके पास है, आप दूसरे कॉलेज में यानी राउंड 2 के कॉलेज में जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तो क्योंकि पहले कॉलेज में आप फीस जमा कर चुके हैं, दूसरे कॉलेज में फीस कम है, तो आपको वहां पे वो फीस जमा नहीं करनी है, आपको वो जो अंतर है उसको वो खुद ही दूसरे कॉलेज को ट्रांसफर कर देंगे। और अगर फीस बढ़ गई है सेकंड कॉलेज में, यानी पहले कॉलेज में फीस कम थी, सेकंड कॉलेज में फीस ज्यादा है, तो वो ज्यादा जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको जमा करना होगा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। बेटे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बेटा चाहे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या चाहे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में अलॉट हुआ है तो उस पर एडमिशन लेना मस्ट है। राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट की सुविधा थी, लेकिन अब नहीं है, राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब आगे कंडीशन दिखेगा, अन्यथा की स्थिति में यानी अगर आपने राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ एडमिशन नहीं लिया तो जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी आपने जो सिक्योरिटी मनी जमा की है वो पूरी जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही यानी एलिजिबल होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें राउंड 2 में सीट अलॉट हुई उन्होंने वहां जाके एडमिशन नहीं लिया तो उनकी सिक्योरिटी मनी तो पूरी जब्ती हो जाएगी, और साथ ही साथ उनको राउंड 3 में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करके पार्टिसिपेट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते, आपको नोडल सेंटर पर कॉलेज पर जाकर के एडमिशन लेना जरूरी होगा। फिर आप राउंड 3 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राउंड 2 में एडमिशन नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त होगी, और राउंड 3 में जब आप वापस काउंसलिंग करना चाहेंगे तो धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी फिर से जमा करनी होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नीट यूजी 2024 हेतु भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग हेतु जारी समय सारणी के अनुसार सत्र प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। यानी इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में 1 अक्टूबर से, जो कि आज से 2 दिन बाद है, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप में से जिन बच्चों का इस राउंड में एडमिशन हो रहा है या अगले राउंड में होगा तो ऑब्वियस बात है आपकी ये पढ़ाई छूटेगी, क्योंकि सेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद अगर आपको कोई काउंसलिंग रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है तो बेटा इस वेबसाइट पे चले जाइए या इस पे चले जाइए या इनके बेटा जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे कॉल कर सकते हैं।
तो ये बेटे राउंड 2 को लेकर के नियमों को एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। हालांकि बेटा ये नियम जो है पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं, ब्रोशर में भी ये दिए गए थे। इस वीडियो में आपको डिटेल बताया गया राउंड 2 की काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको सीट मिली है या नहीं मिली है तो आप कैसे नियमों का पालन करेंगे वो सब यहाँ बताया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच।